इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை என்னுடைய அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது. இங்கே ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்கின்ற அந்த கொள்கை தெரிகிறது. साथ ही 21वीं सदी के नई भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है புதிய பாரதத்திற்கு தேவையான வளர்ச்சிகளும் இங்கே இருக்கிறது, பாரம்பரியமும் இங்கே தெரிகிறது. ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। இந்தியாவை பொறுத்தவரை பல்வேறு வகையான சாதனைகள் படைத்த ஆண்டாக இருந்தது। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। பல்வேறு நாடுகள் பல துன்பங்களை சந்தித்து வரும் வேளையில் இந்தியா வளர்ச்சி பல பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। சந்திரனின் தென் துருவத்திலே தங்களுடைய கொடியை பறக்க விடுகின்ற முதல் நாடாக பாரதம் இருந்திருக்கிறது। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया।
செயற்கைக்கோள்களை வானிலே நிலைநிறுத்தியிருக்கிறோம். खेलों में पहली बार பலவிதமான 100 से अधिक मेडल जीते। வெற்றிகளை படைத்திருக்கிறோம். पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना பாரா सबसे ஒலிம்பிக்கில் கூட बड़ा समुद्री 100க்கும் அதிகமான सेतु मिला। பதக்கங்களை வென்றிருக்கிறோம். भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। இந்தியாவிற்கு முதலாவது நமோ பாரத் ட்ரெயினும் அமிர்த் பாரத் ட்ரெயினும் கிடைத்திருக்கிறது. करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही இந்தியாவின் விமானங்களை உருவாக்குகின்ற கம்பெனி உலகத்தின் மிக பெரிய लाखों விமான युवाओं की सरकारी உருவாக்குவதற்கான नौकरी दी है। ஆணையை பெற்றிருக்கிறது. माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के கடந்த सहयोग से आज का 11 மாதங்களில் என்னுடைய அரசு பலவிதமான ये ऐसे कानून है சட்டங்களையும் जो கொண்டு विकसित வந்திருக்கிறது. भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। இவையெல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற பாரதத்தின் बंधन अधिनियम पारित करने அடிப்படையாகும். के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। இதற்கான பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன். इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் ये women நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதால் मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। சட்டமன்றங்களிலும் பாராளுமன்றத்திலும் அதிக எண்ணிக்கையில் பெண்கள் உறுப்பினர்கள் ஆவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। நீதி பரிபாலனம் தொடர்பான புதிய சட்டங்கள் प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल அடிமை காலத்திற்கு பிறகு முதன்முறையாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இடஒதுக்கீடு முறை அமல்படுத்துவதால் कानून में भी संशोधन ஜனஜாதிய மக்களுக்கு इससे तेलंगाना தகுந்த இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும். सड़क का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष புதிய மத்திய பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। தேவையில்லாத பிற मेरी सरकार சட்டங்களையும் परीक्षाओं में நாங்கள் होने वाली நீக்கியிருக்கிறோம். गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। ஒரு நாடு पिछले தன்னுடைய 10 वर्षों பழமை में भारत ने விஷயங்களை எல்லாம் राष्ट्रहित में மறந்து ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल
370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஆர்டிகல் 307 நீக்கியதற்கான ஒப்புதல் நமக்கு இப்போது கிடைத்திருக்கிறது. देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार चारों நம் நாட்டுக்கு வருகின்ற அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்குகின்ற சட்டமும் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் திட்டமும் செயல்பட்டு வருகிறது. भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिसो मोरो देहो ए देशो माटी रे, देशवासी चली जान तु पिठी रे, देशर स्वराज्य पोथे जेते गाड़ो, पुरु तो ही गोड़ी मोरो मांसो हाड़ो। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रहे हैं वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। இளமையிலிருந்தே நாம் ஏழ்மையை ஒழிப்போம் என்கின்ற கரிபி ஹட்டாவோ கோஷத்தை கேட்டு வருகிறோம். नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति ஆயோக் அதனுடைய அறிக்கையின்படி என்னுடைய நாட்டு மக்கள் ஏழ்மை நிலையிலிருந்து जो 25 करोड़ अधिक அளவில் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள். तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। இன்று பாரதம் பொருளாதார நிலையில் அடைந்து கொண்டிருக்கும் வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது சரியான திசையிலே நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு புரிகிறது. 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। 450 மில்லியன் டாலர் அதிலிருந்து இந்தியாவின் வர்த்தகம் அதை தாண்டி அதிகரித்திருக்கிறது. ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 3.5 கோடியிலிருந்து வருமான வரி कुछ 100 स्टार्टअप थे கணக்கு தாக்கல் செய்வோரின் எண்ணிக்கை 7.5 கோடிக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग GST देते थे। कंपनिகள் நம் நாட்டில் பதிவு செய்யப்படும் எண்ணிக்கையும் மிகவும் கணிசமான அளவிலே உயர்ந்திருக்கிறது. 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। 2023 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை
बीते 15 லட்சம் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனையாகி இருக்கின்றன. हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है. इसी का परिणाम है कि हम बड़ी आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं. इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड मिला है. देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है. ஜிஎஸ்டியின் மூலமாக நாட்டிற்கு ஒரே நாடு ஒரே வரிமுறை என்ற சட்டம் கிடைக்கிறது. 10 वर्षों में कापेक्स 5 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया है. साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है. आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $600 अरब से ज्यादा है. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நம்முடைய வெளிநாட்டு கடன்கள் வெகுவாக குறைந்திருக்கின்றன. ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் கணிசமான அளவில் அதிகரித்திருக்கிறது. बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था वो आज लगभग 4% ही है. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है. இந்தியாவிலேயே உருவாக்குவோம், சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்கிற நம்முடைய திட்டம் மிகவும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है. மொபைல் போன்கள் உற்பத்தியில் எண்ணிக்கை 5 மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है. இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படும் பொம்மைகளின் எண்ணிக்கை இன்று அதிக அளவில் இருக்கிறது. आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है. लड़ाकू विमान கப்பற்படையில் अब हमारी वायुसेना की ताकत बन ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பல்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है. आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है. मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है. स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है. भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है. நாட்டில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தனியார் நிறுவனங்களை நடத்துவதில் உள்ள சிரமங்களை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை என்னுடைய அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு தடையாக இருக்கின்ற சட்டங்களை எல்லாம் நீக்கவோ அல்லது எளிமைப்படுத்தவோ செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है. जौन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है. अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है. वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है. சுற்றுச்சூழல் பிரிவில் அனுமதி கிடைத்த பிறகு ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை தொடங்குவதற்கு முன்னெல்லாம் 600 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இப்போது 50 நாட்களில் இந்த அனுமதி கிடைக்கிறது. बहुत अधिक लाभ हो रहा है. आप अवगत है कि हमारे एमएसएमईज में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं.
இன்று நம்முடைய MSME பிரிவு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கான உற்பத்தி செய்து வருகிறது. MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है. नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है. MSME ஈடுபடுகின்ற தொழில்துறையின் பரப்பு पोर्टल और लगभग MSME रजिस्टर्ड है. बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति किए गए. ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है. என்னுடைய அரசின் மிக பெரிய ஒரு சீர்திருத்தம் டிஜிட்டல் மேலாண்மை பற்றிய சீர்திருத்தமாகும். आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है. विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் கூட நம் நாட்டில் இருப்பது போன்ற ஒரு डिजिटल सिस्टम இல்லை. ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था. आज இது दुनिया के कुल रियल பலரின் डिजिटल கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. भारत में होता है. पिछले महीने UPI से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है. इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है. பண பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக 18 லட்சம் ट्रांजैक्शन की सुविधा பரிவர்த்தனைகள் दे रही है. செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है. जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है. मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया DBT से ट्रांसफर कर चुके हैं. जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं. इससे 3.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं. डिजिलॉकर की டிஜிட்டல் सुविधा भी பண பரிவர்த்தனையின் மூலமாக தவறான கணக்குகளில் பணம் சென்று சேருவது अभी तक தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ ID बन चुकी है. माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है. आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था. पिछले 10 वर्षों के दौरान गांव में நாட்டில் ஏற்படும் உள்கட்டமைப்பு வசதி மிக சிறந்த முறையில் ஒரு நேர்மறை மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் நாடு பெற்றிருக்கின்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை பார்த்து அனைவரும் வியக்கின்றனர். 2.5 गुना बढ़ी है. हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4000 किलोमीटर है. சாலை வசதிகள் மேம்பட்டிருக்கின்றன. 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है. देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है. ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है. பிராட்பேண்ட் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை पंचायत को ऑप्टिकल 3 மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது. 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं. देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है. நாட்டில் 10,000 கிலோமீட்டருக்கான पावर ग्रिड से बिजली की எரிவாயு குழாய் அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है.
सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाई गई। ये कोई विकसित देश के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है। இதே போன்ற நாட்டின் ரயில்வே இருப்பு பாதைகள் அமைப்பதிலும் பெரிய வளர்ச்சியை நாடு கண்டிருக்கிறது. पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई है। आज 39 से ज्यादा रोड्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। மிக வேகமாக செல்லுகின்ற स्टेशन योजना के तहत ரயில்கள் 1300 से இப்போது ज्यादा रेलवे தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 39 இடங்களில் இந்த வந்தே பாரத் ट्रेनகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, என்னுடைய नारी शक्ति, ஆட்சி किसान, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 4 முக்கியமான தூண்களின் மேல் நிறுவப்படும் என்று देश के हर हिस्से हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला। இந்த 4 தூண்களையும் வலிமைப்படுத்துவதற்காக लगभग 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। என்னுடைய அரசு செயல்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. 4 லட்சத்திற்கும் மேலான ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. इस पर 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं। हाल ही में 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किए பலருக்கு गए। உஜ்வலா கேஸ் திட்டத்தின் கீழ் இலவச கேஸ் இணைப்பு தரப்படுகிறது. மிக குறைவான விலையில் இந்த பெண்களுக்கு கேஸ் சிலிண்டர்களும் தரப்படுகின்றன. अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना ஏழைகளுக்கு இலவச உணவு தானியம் வழங்கும் திட்டம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக 11 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி செலவாகும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। நாட்டில் இப்போது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை நோக்கிய இலக்கிய பயணம் என்கின்ற விகசித் பாரத் யாத்ரா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதிலே 19 கோடி மக்கள் இதுவரை இணைந்திருக்கிறார்கள். के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। பல்வேறு காரணிகள் இருந்தும் கூட நாட்டின் விலைவாசி உயர்வு என்னுடைய அரசு கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது. விலைவாசி உயர 8% பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। வருமான வரி எங்களுடைய ஆட்சியில் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்னர் 5 லட்சம் வருமானம் ஆண்டிற்கு பெறுபவர்கள் வரி செலுத்தி வந்தார்கள். இப்போது 7 லட்சம் வரை வருமானம் பெறுபவர்கள் கூட வருமான வரி செலுத்துவதில்லை. आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार विभिन्न हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के 3.5 ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை தவிர பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் எங்களுடைய அரசு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளது. खर्च होने से बचे हैं
कोरोनरी स्टेंट्स, घुटने के इम्प्लांट्स तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है। इससे मरीजों की हर वर्ष लगभग 27,000 மூட்டு மாற்று சிகிச்சைக்கான செலவுகள், கேன்சர் சிகிச்சைக்கான மருந்துகளின் செலவுகள் किडनी அதெல்லாமும் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चला रही है। இலவச டயாலிசிஸ் சிகிச்சை என்னுடைய அரசு செய்து வருகிறது. उठा रहे हैं। इसके प्रतिवर्ष इन 1 लाख रुपया खर्च होने से बचे हैं। गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपया खर्च किए हैं। ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு தானியங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த ஆண்டுகளில் என்னுடைய அரசு 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவழித்திருக்கிறது. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को हर वर्ष 60,000 करोड़ रुपया की बचत होती है। இந்த திட்டத்தின் காரணமாக ஏழை எளிய பழங்குடியின மக்களுக்கு ஆண்டுதோறும் 30,000 ரூபாய் செலவில் மிச்சம் ஏற்படுகிறது. 3,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की बचत हुई है। एलईडी बल्ब की योजना के कारण बिजली के बिलों में 20,000 करोड़ रुपया में अधिक बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीबों को 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है। माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र இன்சூரன்ஸ் திட்டங்களின் மூலம் ஏழை எளியவர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. इस पीरियड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, உலக நாடுகள் நம்முடைய பெண்களின் திறமை என்ன என்பதை பார்த்திருக்கிறார்கள். विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग பெண்களின் பொருளாதார சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய அரசு தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது. इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। என்னுடைய அரசு 2 கோடி பெண்களை லட்சாதிபதிகள் ஆக்க வேண்டும் என்கின்ற முனைப்பிலே வங்கி கடன்கள், எளிய முத்ரா கடன்கள் போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने திட்டத்தின் கீழ் பல பெண்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். परमानेंट कमीशन दिया गया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश दिया गया है। முதல் முறையாக சைனிக் ஸ்கூல்களிலும் ராஷ்டிரிய ரக்ஷா சமிதிகளிலும் பெண்களுக்கு नौसेना के அட்மிஷன் தரப்பட்டிருக்கிறது. पहली बार कमांड कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं, उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिली है। எங்களுடைய பல்வேறு திட்டங்களின் மூலம் வங்கி கடன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதில் பெரும் பகுதி பெண்களுக்கு, பெண்கள் சுய உதவி குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दी रही है। விவசாயத்தை ஒரு லாபகரமான தொழிலாக மாற்றுவதற்கு என்னுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजना में प्रमुखता दी है। சிறு
விவசாயிகளுக்கு सम्मान निधि के கிருஷி நிதி மூலம் 2,80,000 பண உதவி करोड़ रुपया அளிக்கப்படுகிறது. किसानों को मिल चुके हैं। दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल வங்கியின் बीमा மூலம் योजना के तहत விவசாயிகளுக்கு किसानों கிடைக்கின்ற ने கடன் 30,000 வசதி करोड़ रुपया प्रीमियम 3 भरा। மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये குறைந்தபட்ச ஆதார 2014 से விலையின் கீழ் पहले के 2 सालों की விவசாயிகளிடமிருந்து 2.5 गुना अधिक है। தானியங்களை கொள்முதல் செய்யும் அளவு பன்மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। விவசாயிகளுக்கு எளிய விலையில் எல்லா விவசாய பொருட்களும் கிடைப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் समृद्धि केंद्र स्थापित ஆலோசனைகள் கிடைப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் என்னுடைய அரசு செய்து வந்திருக்கிறது. अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। ஆயிரக்கணக்கான எஃபிஓக்கள் இப்போது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख மெட்ரிக் டன் மீனவர்கள் நலனுக்கான பல திட்டங்கள் இங்கே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதனால் மீனவர்கள் பலர் பயன்பெற்று வருகின்றனர். इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक, यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। நாட்டில் முதல் முறையாக ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்களுக்கும் மீனவர்களுக்கும் கிசான் கிரெடிட் கார்டு தரப்பட்டிருக்கிறது. 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। பசுக்களுக்கு ஏற்படும் அந்த நோய்களில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. माननीय सदस्यगण, जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं है, इसका देश के மக்கள் नागरिकों के நலனுக்காக पूरी जीवन चक्र पर செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த सकारात्मक असर पड़ रहा है। ஆபரணங்கள், இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी ஒவ்வொன்றும் संस्थाओं மக்களுக்கு द्वारा मेरी நன்மை सरकार की தரக்கூடியவை. योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी है और गरीबी से लड़ रहे दुनिया இதை के हर பற்றியெல்லாம் देश को சமூகத்தில் प्रेरित இந்த करने திட்டங்கள் वाले ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கங்கள் பற்றி எல்லாம் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. विभिन्न அந்த संस्थाओं ஆய்வு के மூலம் अध्ययन में இதை நேர்மறையான தாக்கம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. शौचालयों के நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு நேரடியாக உதவி செய்கின்றன இந்த திட்டங்கள் தெரிய வந்திருக்கிறது. रोकथाम हुई है।
इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपया तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। குழாய் மூலம் நல்ல குடிநீர் கிடைப்பதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது। पक्के घर में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। பள்ளிகளிலிருந்து படிப்பை பாதியிலே விட்டு செல்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது। 100% संस्थागत प्रसव हो रही है। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। இதனால் பல்வேறு தொற்று நோய்கள் பாதிக்கும் எண்ணிக்கையும் மிகவும் குறைந்திருக்கிறது। की घटना में कम आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास पर बल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की என்னுடைய அரசு குடிமக்களின் भारत के संविधान வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகின்ற திட்டங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி வருகிறது। हमारे यहाँ लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य भाव जागा। आज अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ। मेरी सरकार ने उनकी भी सूद ली है जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 2 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची। लाखों आदिवासी परिवारों என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் பல்வேறு பழங்குடியின மக்கள் மலைஜாதி மக்கள் வாழ்கின்ற கிராமங்களிலே முதல் முறையாக மின்சாரம் சென்றடைந்திருக்கிறது। आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा மலைவாழ் கிராமங்களில் முதன்முறையாக இன்டர்நெட் சேர்ந்திருக்கிறது। बहुत लाभ हुआ है। இதனால் ஆதிவாசி மக்களுக்கு மிகுந்த லாபம் கிடைத்திருக்கிறது। जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों को की सूद ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई है। இந்த பழங்குடியின மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக PM ஜன்மன் யோஜனா என்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது। अनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग மலைவாழ் மக்கள் பழங்குடியின மக்கள் அனீமியா என்கின்ற ரத்தசோகை நோயினால் அவதிப்பட்டு வந்திருக்கின்றனர்। दिव्यांगजनों के लिए मेरी सरकार ने தேவையான सुगम्य भारत अभियान மருத்துவ சிகிச்சை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது। सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने நம்முடைய நாட்டில் விஸ்வகர்மா आगे बढ़ाते हैं। இனத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய பங்கு இல்லாமல் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கை நடைபெறாது। இந்த விஸ்வகர்மா மக்களின் துன்பங்களை தீர்ப்பதற்காக விஸ்வகர்மா யோஜனா என்ற புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது। இதன் மூலம் எளிய வகையில் கடன் வசதி அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது। PM विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने PM स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। தெருவோர வியாபாரிகள், வாழைப்பழம் விற்கின்ற வியாபாரிகள், தெருவோர காய்கறிகள் விற்கும் வியாபாரிகள் பிரதமரின் சுயநிதி திட்டத்தின் மூலமாக பயனடைந்திருக்கிறார்கள்। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है।
इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है। अगली किस्त இந்த का भी வியாபாரிகள் लाभ பெருவர उठाया है। வியாபாரிகள் சிறு வியாபாரிகளின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கொலேட்டரல் செக்யூரிட்டி எதுவும் இல்லாமல் இவர்களுக்கு வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்கும் திட்டத்தை என்னுடைய அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் இவர்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में அனைவரின் पहली உழைப்போடும் सामान्य वर्ग அனைவருக்காகவும் என்கின்ற அந்த आरक्षण की सुविधा दी गई। திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகின்ற என்னுடைய அரசு அனைவரின் நலனுக்காகவும் பாடுபட்டு வருகிறது. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिली में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा बोर्ड आयोग को முதுகலை முழு संवैधानिक அறிவியல் दर्जा दिया படிப்புகளில் गया है। ஓபிசிக்கான இடஒதுக்கீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய 5 புண்ணிய தலங்களுக்கான யாத்திரையை பஞ்சதீர்த்த யாத்திரைக்கான ஏற்பாடுகளை என்னுடைய அரசு செய்திருக்கிறது. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांव को देश का अंतिम गांव माना जाता था। உறுப்பினர்களே, मेरी सरकार ने என்னுடைய அரசு முதல் முறையாக இத்தனை நாள் வரை எந்த விதமான வளர்ச்சியும் கண்டிராத 100 மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மாவட்டங்களில் வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप போன்று நம் நாட்டிலிருந்து சற்று தொலைவில் இருக்கின்ற தீவு கூட்டங்களில் கூட வளர்ச்சி இப்போது ஏற்பட்டு வருகிறது. और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई। कुछ सप्ताह पूर्व வேகமான இணைய வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। இதனால் அந்த ஊரிலே அந்த தீவுகளிலே வாழ்கின்ற மக்களோடு அந்த தீவுக்கு சுற்றுலா செல்கின்ற மக்களுக்கும் நல்ல பயன் ஏற்படும். विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए। என்னுடைய அரசு எல்லை பகுதிகளில் या विस्तार बात அனைத்து வசதிகளையும் जैसे செய்து வருகின்றது. पैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहाँ हड़ताल का உள்நாட்டில் அமைதி ஏற்படுவதற்காக என்னுடைய அரசு செய்திருக்கின்ற சில காரியங்கள் இப்போது நம் முன்னே அமைதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஜம்மு காஷ்மீரில் இப்போது அமைதி நிலவுகிறது. भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। माननीय सदस्यगण, நக்சலைட்டுகள் வாழ்கின்ற பகுதிகளில் आने वाली सदियों का அவர்களால் ஏற்படுகின்ற தீவிரவாத செயல்களில் पूर्वजों ने हजारों वर्षों குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों का आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसा विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसलिए मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम भी है।
इसमें आने वाले 25 साल का रोड मैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் என்னென்ன வளர்ச்சி திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கின்ற பாதையை என்னுடைய அரசு வகுத்திருக்கிறது. इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। बीते दशकों के फैसले भी इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाया जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी நம்முடைய பாரதத்தின் வேகமான வளர்ச்சியை உலகின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் பார்த்து பாராட்டி வருகின்றன. निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहा है. உலக நாடுகள் நம் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை வளர்ந்து வருகிறது. संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहे हैं. आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है. इसीलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहे हैं. देश में एमएसएमई का एक இன்று இந்தியா உலகின் சப்ளை செயினில் ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. நாட்டின் வளர்ச்சி இந்த சப்ளை செயினின் வளர்ச்சியையும் வலிமையையும் அதிகரிக்கும் என்பதால் இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சியை உலகமே ஆவலோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. देश में रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए अवसर बने. पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है. मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है. मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं. மருத்துவ துறையில் டஜன் கணக்கிலான கம்பெனிகள் தங்களுடைய உற்பத்தியை தொடங்கி இருக்கின்றன, வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. मेक इन इंडिया को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दुनिया समझ रही है. आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में இந்தியாவிலேயே உருவாக்குவோம் என்கின்ற அந்த திட்டத்தை பார்த்து உலகமே வியப்பில் ஆழ்ந்து வருகிறது. सेमीकंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा. செமிகண்டக்டர்கள், ग्रीन मोबिलिटी மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தியில் दी रही. இத்தகைய வளர்ச்சியை நாம் அடைய பாடுபட்டு வருகிறோம். देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है. अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं. லட்சக்கணக்கான மின்சார வாகனங்கள் தயாரிப்பு இப்போது இந்தியாவில் நடந்து வருகிறது. மிகப்பெரிய விமானங்களை கூட நாம் உற்பத்தி செய்து வருகிறோம். रोजगारों का सृजन होगा. இதனால் सदस्यगण, வேலை வாய்ப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. विशेष मांग है जो पर्यावरण के अनुकूल है. इसलिए मेरी सरकार जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है. आज ग्रीन एनर्जी சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பாக என்னுடைய அரசு ஜீரோ எஃபெக்ட் ஜீரோ டிஃபெக்ட் என்கின்ற அந்த திட்டத்தில் नॉन फॉसिल फ्यूल पर கவனம் செலுத்தி வருகிறது. क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो चुके हैं. சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி அதிகரித்திருக்கிறது. कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह विंड पावर कैपेसिटी 2 गुनी हो चुकी है. रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की दृष्टि से हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं. மாற்று எரிசக்தி துறையில் நாம் உலகத்தில் 4வது இடத்திலே இருக்கிறோம். सोलर पावर कैपेसिटी में हम 5वें नंबर पर हैं. சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியில் நாம் 5ஆம் இடத்தில் இருக்கிறோம். अपनी स्थापित क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल में से भरा करने का लक्ष्य रखा है. வருகிற ஆண்டுகளில் இதனுடைய சோலார் மின்சக்தி உற்பத்தியை 50% அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. कुछ दिन पहले ही
घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தில் ஒரு புதிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. मदद दी जाएगी, इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजारों में की जाएगी। கூரைகளில் மின் உற்பத்திக்கான அந்த சோலார் தகடுகள் பொருத்துவதற்கு உதவி செய்யப்படும். இதனால் உங்களுடைய வீட்டு மின்சக்தி பில்லும் குறையும். அதிகப்படியாக நீங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற மின்சாரம் நாட்டிற்கு தரப்படும். हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम अभी तक लद्दाख और दमन-दीव ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாக உபயோகப்படுத்துவதிலும் நாடு வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. इथेनॉल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। देश 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है। 15% பெட்ரோலுடன் எத்தனாலை கலக்கின்ற அந்த இலக்கியத்தையும் நாடு அடைந்து விட்டது. इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी पूरा होने वाला है। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक सरकारी कंपनियां பெட்ரோலோடு கலந்து வெட்டப்படுவதால் நம்முடைய விவசாயிகளின் வருமானமும் பெருகும். इन सारे प्रयासों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। कुछ दिन இந்த முயற்சிகளினால் சக்தி எரிசக்திக்காக நாம் வெளிநாடுகளின் மீது ब्लॉक में तेल उत्पादन சார்ந்திருக்கும் நிலை இப்போது மாறி வருகிறது. एक बड़ी सफलता है। இது நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாகும். माननीय सदस्यगण, धरती पर महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा सीमित है, इसीलिए मेरी सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। भारत की पहली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का लक्ष्य भी है। गहरे समुद्रों में खनिजों की संभावनाओं को तलाशना भी जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ डीप ओशन मिशन शुरू किया है। ஆழ்கடல்களில் உள்ள வளங்களை समुद्री जन जीवन கண்டுபிடித்து பயன்படுத்துவதற்காக டீப் ஓஷன் மிஷன் என்ற என்னுடைய அரசால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. क्षेत्र में शोध कर रहा है। मेरी सरकार भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जुटे हैं। என்னுடைய அரசு இந்தியாவை முதல் நிலை வல்லரசாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. बेहतर बनाने का एक माध्यम है। साथ ही ये स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्टअप्स बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो भारत का गगनयान स्पेस में जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। மரியாதைக்குரிய சபை உறுப்பினர்களே, என்னுடைய அரசு இந்தியாவை டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றத்தில் முதல் நிலை நாடாக மாற்றியிருக்கிறது. मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। ये भारत के युवाओं को नई अवसर संभावनाएं खोलेगा। इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगी। मेरी सरकार ने क्वांटम मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाएगा। इस क्षेत्र में भारत आगे रहे, इसके लिए काम शुरू हो चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதும் இந்திய மொழிகளில் கல்வி கற்பதற்கும் அதிக வலு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.
स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रही है। अनुसूचित என்னுடைய जाति के அரசின் முயற்சிகளின் காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளில் இருந்து படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்துள்ளது. नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों को 44% अधिक वृद्धि हुई है। இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 65% உயர்ந்திருக்கிறது. ஓபிசி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 44% உயர்ந்திருக்கிறது. 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 157 नर्सिंग कॉलेज வெகுவாக உயர்ந்திருக்கிறது. पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में 2 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। எம்பிபிஎஸ் சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை 2 மடங்கிற்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறது. पर्यटन क्षेत्रों युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 2 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में சுற்றுச்சூழல் துறை இளைஞர்களுக்கு அதிகமாக வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய ஒரு துறை. இந்த துறையில் என்னுடைய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிக அருமையான பணியாற்றி வருகிறது. जो वृद्धि हो रही है इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। நாடு முழுவதும் போக்குவரத்து வசதிகளால் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் சுற்றுச்சூழல் வெகுவாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। சுற்றுலா துறையில் அந்தமான் நிக்கோபார் லட்சத்தீவுகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கி நாட்டின் பல முக்கியமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க சுற்றுலா தலங்களை என்னுடைய அரசு மேம்படுத்தி வருகிறது. 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। கடந்த ஒரு ஆண்டில் 8.5 கோடி மக்கள் காசிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 5 கோடிக்கு மேலான மக்கள் उज्जैनिயில் महाकालेश्वरரை தரிசித்திருக்கிறார்கள். अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। 20 லட்சத்திற்கும் அதிகம் प्रतिष्ठा के बाद மக்கள் 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु கேதார்நாத்தை தரிசித்திருக்கிறார்கள். पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को और प्रदर्शनी से வடக்கு பகுதிகளிலும் உள்ள பல்வேறு தீர்த்த தலங்களில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। வருகின்ற நாட்களில் டூரிசம் சுற்றுலாத்துறை ஒரு முக்கியமான வேலை வாய்ப்பு வழங்குகின்ற துறையாக இருக்கும். से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் விளையாட்டு பொருளாதாரம் என்ற துறையில் என்னுடைய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிப்பதோடு விளையாட்டுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட பிற துறைகளிலும் நாங்கள் இப்போது கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा।
उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। விளையாட்டு बीते கருவிகள் वर्षों में உற்பத்தி துறையிலும் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி खेलों से வருகிறோம். जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध பல்வேறு और सेवा வெளிநாட்டு भाव का உள்நாட்டு विस्तार करने के लिए விளையாட்டு मेरा युवा போட்டிகளை भारत நாங்கள் संगठन நடத்தி வருகிறோம். अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया ஆபத்தான நெருக்கடியான காலத்தில் ஒரு வலுவான அரசு அமைந்திருப்பதனுடைய பலன் என்ன என்பதை நாம் நம்முடைய கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம். मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। இந்த காலத்தில் உலகத்தின் நண்பனாக என்னுடைய அரசு தன்னுடைய செயல்பாடுகளின் மூலம் தன்னை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारे तो ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। இதற்கு முன்னெல்லாம் வெளிநாட்டு உறவுகள் எல்லாம் டெல்லியில் இருந்து எப்போதும் முடிவு செய்யப்படும். ஆனால் என்னுடைய அரசு G20 கூட்டங்களை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்தியதால் மக்களின் பங்கை வெளிநாட்டு உறவிலும் கொண்டு வந்திருக்கிறது. परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் முதன்முறையாக மிகப்பெரிய G20 பன்னாட்டு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ऐसे बंटे हुए महलों में भी एक मत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। நம்முடைய முயற்சியின் காரணமாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் ஒரு அமைப்பினை G20 சேர்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस என்கின்ற அமைப்பை நாம் இந்த G20 இன் கீழ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். இது இந்தியாவின் வலிமையை மேம்படுத்தும். वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का பல்வேறு பிரச்சனைகளில் இருந்து வந்தாலும் இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஒன்றையே மனதில் வைத்து என்னுடைய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक பெருமை மிக்க உலக நிறுவனங்களின் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கிறது. भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। உலக மக்களின் दुनिया में நன்மைக்காக வலிமையோடு பாரதம் இப்போது செயலாற்றி வருகிறது. मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। உலகம் முழுவதும் பணியாற்றி வருகின்ற பாரதவாசிகளின் மனத்திலே ஒரு புதிய நம்பிக்கையை என்னுடைய அரசு விதைத்திருக்கிறது. वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए. உலகில் எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ அங்கே துன்பத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்ற பாரதவாசிகளை அங்கிருந்து பாதுகாப்போடு இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரும் செயல்களை என்னுடைய அரசு செய்திருக்கிறது. पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए.
நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகியவற்றை உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் என்னுடைய அரசு மேற்கொள்கிறது. मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया. ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है. माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं. भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए. इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है. நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கின்ற வண்ணம் வரலாற்றில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வந்திருக்கின்றன. இந்த ஆண்டு ஜனவரி 22ஆம் தேதி அத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே நடந்தது. அயோத்தியில் குழந்தை ராமர், பாலராமர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார். ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நாட்டு மக்களின் ஆசையையும் எண்ணத்தையும் பல ஆண்டுகளாக காத்திருந்த ஒரு செயலை செய்ததன் மூலம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. आकांक्षाओं के प्रतिनिधि है. आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं. हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे. இன்று பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஒரு வளமான எதிர்காலத்தை எண்ணி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களுடைய வளமான வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமை. संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा. माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है. अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं. அவையின் தலைவர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய உறுப்பினர்களே, நம்முடைய வளர்ச்சிக்கான பாதையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கும் போது இடையிலே எங்கும் நாம் நிற்கக்கூடாது. தொடர்ந்து நாம் அதற்காக பணியாற்ற வேண்டும். 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है. நாடு இப்போது 140 கோடி மக்களின் வாழ்க்கையை வளப்படுத்துவோம் என்கின்ற அந்த உத்தரவாதத்தோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाए. இந்த பயணத்தில் தேவையான சக்தியை நாம் அளிக்க வேண்டும். நம்முடைய நாடு நம்முடைய செயல்பாடுகள் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன். नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. जय हिंद. உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. आपको पढ़ना है. குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் தொடங்கியது நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர். இந்த அவையில் எனது முதல் உரை இதுவாகும் என்று கூறி நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தனது உரையை தொடங்கினார். பல்வேறு விஷயங்களை அவர் தெரிவித்தார் இந்த உரையின் வாயிலாக. அது தொடர்பான நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.